ओके, लेट्स अनपैक दिस। मतलब कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही अनुभवी हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हम्म। जिन्हें दुनिया भर की बीमारियों और शरीर कैसे काम करता है इसकी पूरी जानकारी है। हम्म। वो एक नॉर्मल ट्रिप पर जाती हैं और उन्हें बस एक मामूली सी फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जो कि यात्रा के दौरान बहुत ही आम बात है। राइट। मतलब आमतौर पर क्या होता है, 2-3 दिन में मामला ठीक हो जाना चाहिए। ठीक है। लेकिन लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं होता। अचानक उनका अपेंडिक्स फट जाता है और वो 13 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूलती रहती हैं। अरे बाप रे। हाँ, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि सिंथिया थर्लो के साथ 2018 में ठीक यही हुआ था। बा- और इस पूरी घटना ने उन्हें एक बहुत ही चौंकाने वाले सच के सामने ला खड़ा किया। और पता है, ये घटना अगर हम मेडिकल साइंस के नजरिए से देखें ना तो भी बहुत दिलचस्प है। वो कैसे? देखिए, गियार्डिया और इकोलाई जैसे संक्रमण जो उन्हें हुए थे, वो यात्रा में बहुत आम है। एक हेल्दी इम्यून सिस्टम, यानी आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली, इन्हें बहुत आसानी से खत्म कर देती है। शरीर खुद ही लड़ लेता है। बिल्कुल। लेकिन सिंथिया के मामले में उनका शरीर लड़ ही नहीं पाया। और जब उन्होंने बाद में इसके कारणों की गहराई में जाकर देखा, तो पता चला कि ये कोई दुर्भाग्य नहीं था। उनका शरीर दरअसल पेरीमेनोपॉज के दौर से गुजर रहा था। और एग्जैक्टली यहीं से हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय शुरू होता है। क्योंकि जब भी मेनोपॉज की बात होती है तो हमेशा में एक रटी रटाई लिस्ट थमा दी जाती है। हाँ, वो हॉट फ्लैशेस और हॉट फ्लैशेस, मूड स्विंग्स और बस बात खत्म। लेकिन सिंथिया थर्लो की जो किताब है ना, द मेनोपॉज गट, वो इस पूरी धारणा को पलट कर रख देती है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में हमारा मिशन यही डिकोड करना है कि पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज, जैसे थर्लो मिडिल पॉज कहना पसंद करती हैं, वो सिर्फ ओवरीज या हार्मोन्स के गिरने की सीधी सादी कहानी नहीं है। राइट। शरीर में जो भी बुनियादी बदलाव आते हैं, उनकी शुरुआत दरअसल पेट से, यानी हमारे गट से होती है। एग्जैक्टली। और सिंथिया का जो अपेंडिक्स फटने वाला वाकया था, वो इसी गट से जुड़ी कहानी का एक बहुत ही एक्सट्रीम उदाहरण था। होता क्या है कि पेरीमेनोपॉज के दौरान शरीर में एस्ट्रोजन का स्तर बहुत तेजी से गिरता है। और अब विज्ञान ये साबित कर चुका है कि गट की जो अंदरूनी परत है, उसे मजबूत बनाए रखने में एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा, तो मतलब एस्ट्रोजन सिर्फ रिप्रोडक्टिव हार्मोन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तो जब उनका एस्ट्रोजन कम हुआ तो उनका गट बैरियर, जो बचाव करता है, वो कमजोर पड़ गया। इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया और वो बैक्टीरिया सीधे शरीर के अंदर तक पहुंच गए। वेट, चलिए इस गट बैरियर वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। क्योंकि किताब में गट को एक वर्चुअल ऑर्गन कहा गया है। हम्म। अब ये शब्द थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। हम्म। मतलब हमारे शरीर में लिवर है, दिल है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो गट को वर्चुअल ऑर्गन क्यों माना जा रहा है? इसे वर्चुअल ऑर्गन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कोई एक ठोस मांस का टुकड़ा नहीं है जिसे आप सर्जरी करके बाहर निकाल सकें। राइट। यह दरअसल खरबों बैक्टीरिया, फंगी और वायरस का एक एक जीवित, धड़कता हुआ इकोसिस्टम है जो हमारी आंतों के अंदर बसा हुआ है। और ये इकोसिस्टम हमारे खाने से लेकर हार्मोन्स तक और यहाँ तक कि दिमाग के रसायनों को भी कंट्रोल करता है। मतलब शरीर के अंदर ही एक पूरी अलग दुनिया चल रही है। बिल्कुल, एक पूरी दुनिया है वहाँ। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाना चाहूँ, तो गट का यह माइक्रोबायोम एक एक ऐसे विशाल शहर की तरह है जहाँ डाइवर्सिटी, यानी विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। बहुत सही तुलना है। राइट। जब जीवन का तीसरा दशक चल रहा होता है, जैसे 30 की उम्र के आसपास, तो इस शहर में हर तरह का काम करने वाले अलग अलग कारीगर मौजूद होते हैं। लेकिन 40 के दशक की शुरुआत में ये विविधता कम होने लगती है। पर मुझे यहाँ एक चीज समझ नहीं आ रही है। कुछ बैक्टीरिया के कम होने से पूरे शहर की सुरक्षा कैसे टूट सकती है? क्योंकि सारे बैक्टीरिया एक जैसे नहीं होते। थर्लुलेंस खास बैक्टीरिया को वीआईपी या कीस्टोन बैक्टीरिया कहती हैं। वीआईपी बैक्टीरिया? हाँ, उदाहरण के लिए एक बैक्टीरिया है अक्करमंशिया म्यूजिनिफिलिया और दूसरा है फैक्ली बैक्टीरियम। अब इन नामों पर मत जाइए, बस इनका काम समझिए। ठीक है। अक्करमंशिया का काम होता है गट के अंदरूनी दीवार पर मौजूद म्यूकस यानी श्लेष्मा की परत को खाना और उसे और ज्यादा म्यूकस बनाने के लिए प्रेरित करना। तो ये एक साइकिल है। एग्जैक्टली। ये म्यूकस ही वो ढाल है जो कचरे और टॉक्सिन्स को हमारे खून में जाने से रोकती है। यानी ये बैक्टीरिया उस राजमिस्त्री की तरह है जो लगातार उस शहर की दीवार की मरम्मत कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। और 40 की उम्र के बाद हार्मोनल बदलावों और स्ट्रेस की वजह से इन कीस्टोन बैक्टीरिया की संख्या बहुत तेजी से गिरने लगती है। ओहो।
अब सोचिए, जब दीवार की मरम्मत करने वाले राजमिस्त्री ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? आंतों की परत में छोटे छोटे छेद होने लगते हैं। इसे ही मेडिकल भाषा में लीकी गट कहा जाता है। लीकी गट मतलब चीजें लीक होने लगती हैं। हाँ, और फिर बिना पचे हुए खाने के कण, टॉक्सिन्स और पैथोजेंस इन छेदों से निकलकर सीधे आपके खून में पहुंचने लगते हैं। बाप रे। अब यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। मैंने किताब में पढ़ा था, अगर गट की दीवार टूटती है तो इसका हार्मोन से क्या कनेक्शन है? एक टर्म का इस्तेमाल किया गया है, एस्ट्रोबोलम। एस्ट्रोबुलम। हाँ, तो ये एस्ट्रोबोलम क्या चीज है और गट के कमजोर होने पर ये एस्ट्रोजन को कैसे इफेक्ट करता है? ये शरीर की सबसे दिलचस्प प्रक्रियाओं में से एक है। देखिए, एस्ट्रोबोलम गट बैक्टीरिया का वो खास समूह है जिसका इकलौता काम एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करना यानी उसे प्रोसेस करना है। अच्छा। होता क्या है कि जब ओवरीज एस्ट्रोजन बनाती हैं और शरीर उसका इस्तेमाल कर लेता है तो लिवर उस इस्तेमाल किए हुए एस्ट्रोजन को पैक करके आंतों में भेज देता है। ताकि वो शरीर से बाहर निकल जाए, राइट? एग्जैक्टली। एक तरह से शरीर अपना कचरा बाहर फेंकने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन जब गट अनहेल्दी होता है ना, और उसमें बुरे बैक्टीरिया की तादाद बढ़ जाती है, तो ये बुरे बैक्टीरिया एक खास तरह का एंजाइम बनाते हैं जो लिवर की उस पैकिंग को वापस खोल देता है। वेट, क्या सच में? हाँ, और नतीजा ये होता है कि वो इस्तेमाल किया हुआ एस्ट्रोजन शरीर से बाहर निकलने के बजाय वापस खून में सोख लिया जाता है और दोबारा सर्कुलेट होने लगता है। ये तो सच में ऐसा हुआ जैसे किसी ने घर का कूड़ा बाहर फेंकने के बजाय उसे वापस खोलकर लिविंग रूम में फैला दिया हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन एक मिनट, शरीर में पहले से ही पेरीमीनोपॉज की वजह से एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो इस पुराने एस्ट्रोजन के वापस आने से नुकसान क्या है? नुकसान बहुत बड़ा है। ये जो पुराना एस्ट्रोजन है ना, ये शरीर में हार्मोनल रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है और शरीर को ये भ्रम होने लगता है कि एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। ओहो। इसे कहते हैं एस्ट्रोजन डोमिनेंस, और इसके कारण भारी पीरियड्स, ब्रेस्ट टेंडरनेस और मूड में भयानक उतार चढ़ाव जैसे लक्षण सामने आते हैं। मतलब शरीर एक ही समय में एस्ट्रोजन की कमी और एस्ट्रोजन की अधिकता दोनों से जूझ रहा होता है। ये तो वाकई एक बहुत ही भयानक चक्र है। और जहां तक मैंने समझा है, बात सिर्फ हार्मोन्स पर खत्म नहीं होती। ये सीधे तौर पर हमारे इम्यून सिस्टम पर एक 1-2 पंच मारता है। बिल्कुल। एक फैक्ट जो मुझे बहुत हैरान कर गया था वो ये कि 70 से 80% इम्यून सेल्स असल में हमारे गट में ही पाए जाते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट कारण है। वो क्या? चूंकि गट बाहरी दुनिया के यानी हमारे खाने के सीधे संपर्क में रहता है, इसलिए शरीर अपनी सबसे बड़ी सेना वहीं तैनात रखता है। अब यहाँ एस्ट्रोजन की भूमिका देखें। एस्ट्रोजन आमतौर पर शरीर में एक इम्यून स्टिम्युलेंट का काम करता है। मतलब वो सेना को एक्टिव रखता है। हाँ, ये श्वेत रक्त कोशिकाओं की, व्हाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी को तेज करता है। तो जब पेरीमीनोपॉज में एस्ट्रोजन का स्तर अचानक से बेतरतीब ढंग से गिरता है तो वो सेना अचानक अपना कमांडर खो देती है। ओके, एक मिनट में यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हाँ, पूछे। अगर प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो रही है तो अचानक 40 की उम्र में लोगों को नई फूड एलर्जी क्यों होने लगती है? मतलब कोई इंसान जो पूरी जिंदगी आराम से दूध पीता था या ब्रेड खाता था, उसे अचानक डेयरी या ग्लूटेन से दिक्कत होने लगती है। क्या रातों रात हमारी आंतें डेयरी को दुश्मन मान लेती हैं? नहीं, खाना दुश्मन नहीं बनता। असल में शरीर का जो अलार्म सिस्टम है ना, वो खराब हो जाता है। अच्छा। इस पूरी प्रक्रिया में एक रसायन है हिस्टामाइन। उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। हिस्टामाइन वही रसायन है जो एलर्जी के लक्षण पैदा करता है, जैसे नाक बहना या खुजली होना। राइट, इसीलिए हम एंटी हिस्टामाइन दवाइयां लेते हैं। एग्जैक्टली। तो ये हिस्टामाइन शरीर के मास्ट सेल्स छोड़ते हैं। जब ईस्ट्रोजन में बहुत भारी उतार चढ़ाव होता है तो ये मास्ट सेल्स को हाइपर सेंसिटिव यानी अति संवेदनशील बना देता है। तो इसका मतलब है कि वो हिस्टामाइन का प्याला पहले से ही किनारों तक भरा हुआ है और जैसे ही कोई डेयरी या ग्लूटेन वाली चीज शरीर में जाती है वो प्याला छलक जाता है। बिल्कुल सही समझे आप। शरीर असल में उस भोजन पर ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो हार्मोन्स की वजह से पहले से ही ओवर रिएक्टिंग मोड में बैठा हुआ है। वाह, ये बहुत बड़ा खुलासा है। और इसी अति संवेदनशीलता के साथ एक और भारी भरकम शब्द जुड़ता है किताब में, इन्फ्लेमेजिंग। इन्फ्लेमेजिंग। ये शब्द इन्फ्लेमेशन यानी सूजन और एजिंग यानी उम्र बढ़ना, इन दोनों से मिलकर बना है। पर जहां तक मुझे समझ आया, ये वो वाली सूजन नहीं है जो पैर में मोच आने पर लाल हो जाती है। नहीं, ये उससे बहुत अलग है।
देखिए, जब शरीर में कोई चोट लगती है तो एक एक्यूट यानी तीव्र सूजन होती है, जो एक फायर ब्रिगेड की तरह आग बुझाने आती है और फिर चली जाती है। वो अच्छी सूजन है। हाँ, लेकिन इन्फ्लेमेजिंग एक क्रॉनिक यानी लंबे समय तक चलने वाली हल्की सूजन है। ये शरीर में बैकग्राउंड नॉइज की तरह लगातार सुलगती रहती है। जब आपका गट लीकी हो जाता है और एस्ट्रोजन कम होता है, तो शरीर का फायर अलार्म हमेशा चौबीसों घंटे बजता रहता है। और यही लगातार बजता हुआ फायर अलार्म हाशिमोटो जैसी ऑटो इम्यून बीमारियों को जन्म देता है ना? एग्जैक्टली। क्योंकि हाशिमोटो में शरीर की ही प्रतिरक्षा प्रणाली थायराइड ग्रंथि पर हमला करने लगती है। और वो जो बार बार होने वाले यूटीआई का खतरा बढ़ता है, वो भी शायद इसी वजह से होता है, क्योंकि शरीर की जो रक्षा पंक्ति है वो हमेशा अलार्म बजने से थक चुकी होती है। ये बिल्कुल सटीक विश्लेषण है। ये इन्फ्लेमेजिंग एक तरह का धीमा जहर है जो शरीर के हर एक सेल पर बहुत भारी दबाव डालता है। लेकिन क्या? इस पूरे ड्रामे के पीछे, चाहे वो गट का लीकी होना हो, एस्ट्रोजन का रिसाइकल होना हो या हिस्टामाइन का भड़कना हो, इन सब के केंद्र में एक मास्टरमाइंड बैठा है। ओहो, मास्टरमाइंड। हाँ, शरीर का वो अंग जो सबसे तेजी से बूढ़ा होता है, हमारी ओवरीज यानी अंडाशय। चलिए फिर सीधे उस मास्टरमाइंड की बात करते हैं। ओवरीज शरीर के किसी भी अन्य अंग की तुलना में सबसे तेजी से बूढ़ी होती हैं। और इस किताब में गट ओवरी एक्सिस का भी बड़ा जिक्र है। ऐसा लगता है जैसे गट और ओवरीज के बीच एक सीधी हॉटलाइन बिछी हुई है, एक टू वे सुपर हाईवे। अच्छे गट बैक्टीरिया हार्मोन्स को सही रखते हैं और अच्छे हार्मोन्स गट बैक्टीरिया को पनपने का माहौल देते हैं। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ओवरीज इतनी जल्दी रिटायर क्यों हो जाती हैं? इसका जवाब ना हमारी कोशिकाओं के यानी सेल्स के लेवल पर छिपा है। ओवरीज के अंदर किसी भी अन्य अंग से ज्यादा, शायद सिर्फ दिल और दिमाग को छोड़कर, सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सेल्स के पावर हाउस। बिल्कुल, जो ऊर्जा बनाते हैं। अब एक अंडे को परिपक्व करने और हर महीने इतनी भारी मात्रा में हार्मोन्स बनाने के लिए असीमित ऊर्जा की जरूरत होती है। तो उम्र के साथ जब माइटोकॉन्ड्रिया की कार्यक्षमता कम होने लगती है, तो ओवरीज के पास अपना काम करने के लिए पर्याप्त बिजली ही नहीं बचती। Here is where it gets really interesting. मैं इसे ऐसे देखता हूँ, ओवरीज शरीर की फैक्ट्री के उस जनरेटर की तरह हैं जो सबसे ज्यादा पावर खींचता है। बहुत सही। तो जब जनरेटर की बिजली कम होने लगती है, तो सबसे पहले फैक्ट्री की मुख्य लाइटें बुझती हैं। और शरीर की फैक्ट्री में ये मुख्य लाइटें हैं वो 3 बड़े हार्मोन्स, जिन्हें द बिग 3 कहा गया है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरॉन। राइट। और इन तीनों में गिरावट का असर सिर्फ प्रजनन या रिप्रोडक्शन तक सीमित नहीं रहता। सबसे पहले हम एस्ट्रोजन की ही बात कर लें। जब एस्ट्रोजन गिरता है तो आपका मेटाबॉलिज्म धीमा पड़ जाता है। शरीर फैट को जमा करने का पूरा तरीका ही बदल देता है। और यही कारण है कि महिलाओं को अचानक पेट के आसपास चर्बी जमा होने का अनुभव होता है। बिल्कुल, जिसे अक्सर मफिन टॉप्स कहा जाता है। मैंने पढ़ा कि शरीर असल में हताश होकर उस फैट को इसलिए जमा कर रहा है क्योंकि फैट कोशिकाएं एस्ट्रॉन नाम का एक कमजोर एस्ट्रोजन बना सकती हैं। एग्जैक्टली, शरीर एक तरह का बैकअप प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा ब्रेन फॉग यानी चीजें भूलना और त्वचा का कागज जैसा पतला हो जाना भी इसी की कमी का नतीजा है। ओके, तो ये तो हुआ एस्ट्रोजन। अब दूसरे हार्मोन पर आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन मस्तिष्क में गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। इसे अक्सर शरीर का नेचुरल सेडेटिव यानी प्राकृतिक रूप से शांत करने वाला रसायन कहा जाता है। तो जाहिर है, जब इसका स्तर गिरता है तो दिमाग शांत ही नहीं हो पाता। और यही वजह है कि 40 के दशक में एंग्जाइटी यानी बिना बात की घबराहट अचानक से बढ़ने लगती है। हाँ। और वो जो रात को 2 बजे अचानक नींद खुलने वाली समस्या होती है ना, इंसोम्निया, जहां दिमाग अचानक से बहुत ज्यादा सोचने लगता है, वो असल में इसी नेचुरल सेडेटिव के गायब होने का नतीजा है। बिल्कुल सही। और तीसरा बड़ा हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन, अक्सर लोग इसे सिर्फ पुरुषों से जोड़ते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। महिलाओं में भी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। जब ये गिरता है तो सार्कोपेनिया की शुरुआत होती है। सार्कोपेनिया, अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ये मांसपेशियों का तेजी से पिघलना या कम होना है, राइट? बिल्कुल। जब मांसपेशियों को बनाने वाला हार्मोन ही नहीं होगा तो शरीर नई मांसपेशियां बनाने से ज्यादा पुरानी मांसपेशियों को तोड़ने लगता है। और इसके साथ ही कामेच्छा यानी लिबिडो में भी भारी कमी आती है। लेकिन
लेकिन बात सिर्फ इन 3 हार्मोन्स पर खत्म नहीं होती है। और भी कुछ है? हाँ, जब आपका मुख्य जनरेटर बंद होता है तो फैक्ट्री का जो पूरा बैकअप सिस्टम है वो भी लड़खड़ाने लगता है। इस सपोर्टिंग कास्ट में आते हैं इंसुलिन, कॉर्टिसोल और थायराइड। अच्छा, शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट होने लगता है, जिससे ब्लड शुगर बढ़ता है और वजन कम करना लगभग नामुमकिन सा लगने लगता है। और कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है, वो भी तो लगातार हाई रहने लगता है। बिल्कुल। इसीलिए पहले जो तनाव, जो रोजमर्रा का स्ट्रेस इंसान आसानी से झेल लेता था, अब वो सीधे घबराहट या पैनिक में बदल जाता है। साथ ही थायराइड ग्रंथि भी धीमी पड़ जाती है, जिससे हर समय थकान महसूस होती है और ठंड बर्दाश्त करने की क्षमता भी घट जाती है। ये तो पूरी तरह से एक डोमिनोज इफेक्ट है। एग्जैक्टली, ये एक डोमिनोज इफेक्ट ही है। और प्रॉब्लम तब होती है जब इस डोमिनोज इफेक्ट को अलग-अलग बीमारियों के रूप में देखा जाता है। मतलब कि नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली ले लो, वजन बढ़ रहा है तो कम खाना शुरू कर दो, एलर्जी हो रही है तो एंटीहिस्टामाइन ले लो। ऐसे में जो मूल कारण है, जो जड़ है, वो पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाती है। सही बात है। लेकिन पता है, मेरी नजर में इस पूरी किताब का सबसे डरावना हिस्सा वो है जिसकी कोई आवाज ही नहीं होती। अब हड्डियों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हार्मोन्स का ये जो असंतुलन है, ये सिर्फ हमारे बाहरी रूप जैसे मफिन टॉप्स या हमारी नींद को ही नहीं बिगाड़ता। ये हमारे शरीर के ढांचे, हमारी हड्डियों पर सबसे गहरा और शांत प्रहार करता है। हड्डियों का स्वास्थ्य वाकई एक साइलेंट थ्रेट है, एक मूक खतरा। ये मूक इसलिए है क्योंकि हड्डियां अंदर से खोखली हो रही होती हैं और बाहर से कोई दर्द या लक्षण तब तक महसूस नहीं होता जब तक कि अचानक कोई हड्डी टूट न जाए। लोगों को लगता है कि हड्डी एक पत्थर की तरह है, जो एक बार बन गई तो बस बन गई। जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हड्डियों के अंदर हर दिन हर समय निर्माण और सफाई की प्रक्रिया चलती रहती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 2 तरह की कोशिकाओं को देखना होगा। एक है ऑस्टियोब्लास्ट्स, जो नई हड्डियां बनाने वाले कारीगर हैं, और दूसरे हैं ऑस्टियोक्लास्ट्स, जो पुरानी और कमजोर हड्डियों को हटाने का काम करते हैं, एकदम एक क्लीन अप क्रू या सफाई करने वाली टीम की तरह। और यहीं पर एस्ट्रोजन अपना सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। वो कैसे? एस्ट्रोजन इन दोनों टीमों के बीच संतुलन बनाए रखने वाला एक तरह से मैनेजर है। ये इस बात का ध्यान रखता है कि सफाई करने वाली टीम जरूरत से ज्यादा पुरानी हड्डी न निकाले। लेकिन जब एस्ट्रोजन का स्तर गिर जाता है तो इस क्लीन अप क्रू पर से मैनेजर का नियंत्रण हट जाता है। वे बेलगाम हो जाते हैं और नई हड्डी बनने की रफ्तार से कहीं ज्यादा तेजी से पुरानी हड्डी को हटाने लगते हैं। ये वाकई आंखें खोलने वाला है। मतलब हमें हमेशा से यही सुनते आए हैं कि हड्डियों की मजबूती का मतलब है बस रोज दूध पीना और कैल्शियम की गोलियां खाना, जो कि पूरी तस्वीर नहीं है। बिल्कुल, असली कहानी तो कुछ और ही है। अगर अंदर सफाई करने वाली टीम बेकाबू हो गई है तो ऊपर से चाहे जितना भी कैल्शियम डाल लें, वो काम ही नहीं करेगा। और इसी बेकाबू सफाई का नतीजा ऑस्टियोपीनिया और गंभीर मामलों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ हड्डियों का और एस्ट्रोजन का अकेला मामला नहीं है। तो और क्या जुड़ता है इसमें? ये एक पूरा गट बोन ब्रेन एक्सिस का मुद्दा है। जैसा कि हमने पहले उस इन्फ्लेमिंग पर चर्चा की थी ना। हाँ, वो धीमी सूजन। गट में होने वाली कोई भी क्रॉनिक सूजन सीधे तौर पर खून के जरिए हमारी हड्डियों तक पहुंचती है और ये सूजन उन सफाई करने वाली कोशिकाओं को और ज्यादा आक्रामक बना देती है। बाप रे! यानी अगर पेट में सूजन है तो वो सूजन हड्डियों को खोखला करने वाली मशीन के लिए सीधा ईंधन का काम कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। कितनी स्पष्ट और डरावनी तस्वीर है कि शरीर का हर एक हिस्सा दूसरे से कैसे-कैसे गहराई से जुड़ा हुआ है। जब सुरक्षा देने वाला एस्ट्रोजन सिस्टम से बाहर जाता है और गट की ढाल टूटती है तो असर ओवरीज से लेकर हड्डियों के अंतिम सिरे तक होता है। और इसी पूरी बायोलॉजिकल प्रक्रिया को समझने के बाद ही कोई इंसान ये तय कर सकता है कि आगे उसे अपनी हेल्थ के लिए क्या सही कदम उठाने हैं। तो अब इस गहन चर्चा को समेटने का समय आ गया है। आज जो बातें हमने सीखी हैं वो एक पुराने नजरिए को, जो ट्रेडिशनल तरीका है सोचने का, उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं। बिल्कुल। मिडिल पॉज सिर्फ ओवरीज के काम बंद करने या कुछ हॉट फ्लैशेस का नाम नहीं है। ये गट, इम्यून सिस्टम, हड्डियों और हार्मोन्स के बीच चल रहा एक बेहद जटिल सिस्टम रिबूट है।
और शायद सुनने वालों को ये भी जानना चाहिए कि इस किताब के दूसरे भाग में इसी बात पर फोकस किया गया है कि कैसे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप हाइजीन के जरिए इस टूटते हुए माइक्रोबायोम को दोबारा संवारा जा सकता है, जो कि अपने आप में चर्चा के एक बिल्कुल अलग और बड़ा विषय है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है कि इस बदलाव को सिर्फ लक्षणों की तरह कि बस सिम्टम्स को ट्रीट कर लो, ऐसे देखने से कोई स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। बिल्कुल नहीं। लेकिन पता है, इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। अच्छा, क्या सवाल है? जिस तरह से हम या मेडिकल कम्युनिटी हमेशा मेनोपॉज को देखती आई है, एक बीमारी की तरह, एक पतन या शरीर के टूटने की प्रक्रिया के रूप में, क्या वो नजरिया ही गलत नहीं है? ये बहुत ही दिलचस्प दिशा है सोचने की, पर आप किस आधार पर ये कह रहे हैं? देखिए, अगर हमारी आंतें हमारे हार्मोन्स को वापस रिसाइकिल कर रही हैं, हिस्टामाइन के जरिए हमारा इम्यून सिस्टम ओवरड्राइव में जा रहा है और एस्ट्रोजन कम होने पर शरीर फैट जमा करके अपना खुद का एक कमजोर एस्ट्रोजन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हमें मेनोपॉज को किसी चीज के खत्म होने के रूप में देखना बंद नहीं कर देना चाहिए? राइट। क्या ये वास्तव में कोई पतन है या फिर यह शरीर के अंदर चल रहे एक बेहद जटिल इकोसिस्टम का खुद को पूरी तरह से एक नए तरीके से ढालने और जिंदा रहने का तरीका है? ये नजरिया वाकई पूरी तरह से सोच बदलने वाला है। मतलब शायद ये शरीर का एक ऐसा सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा स्मार्ट है। बिल्कुल। एक ऐसा इकोसिस्टम जो कम संसाधनों के बावजूद खुद को संतुलित करने की जद्दोजहद कर रहा है। एग्जैक्टली। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ हमें अपनी इस चर्चा को विराम देना चाहिए। ये शरीर का टूटना नहीं, बल्कि उसका एक नए रूप में ढलना है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। कल्पना कीजिए कि रात के 3 बज रहे हैं। अचानक से नींद खुल जाती है। छत की तरफ देखते हुए मन में ख्याल आता है कि शायद ये सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है या फिर दिन भर का तनाव। हाँ, और ये बहुत ही आम बात है। कई लोगों को लगता है कि बस ऐसी नींद टूट गई। बिल्कुल, लेकिन असल में शरीर के अंदर एक बहुत ही गहरी और गंभीर घटना घट रही होती है। उस वक्त शरीर अपनी मरम्मत करने का, खुद को जमा रखने का जो एकलौता और सबसे कीमती मौका होता है ना, वो हमेशा के लिए खो रहा होता है। सही कहा आपने। ये एक ऐसा मौका है जो वापस नहीं आता। तो आज की इस गहन चर्चा में हम सिंथिया थर्लो की पुस्तक द मेनोपॉज गट के दूसरे भाग का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मिशन है ये समझना कि मिड लाइफ में आकर केवल किसी तरह से जीवन जीने की बजाय एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन कैसे जिया जा सकता है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। उम्र के इस पड़ाव में वो पुरानी कम खाओ ज्यादा व्यायाम करो वाली रणनीति आखिर एक भयानक गलती क्यों बन जाती है? ये एक बहुत ही सटीक शुरुआत है, क्योंकि देखिए 20 या 25 साल की उम्र में शरीर एक रबर बैंड की तरह होता है। रबर बैंड मतलब लचीला? हाँ, बिल्कुल लचीला। उसे कितना भी खींच लें, गलत खाना दे दें या रातों की नींद खराब कर दें, वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन मिड लाइफ में प्रवेश करते ही शरीर के नियम पूरी तरह से बदल जाते हैं। शरीर अब भड़काऊ चीजों यानी इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले विकल्पों के प्रति सहनशील नहीं रह जाता। वो गलतियों को माफ करना बंद कर देता है। एक मिनट रुकिए, ये बात थोड़ी अजीब लग रही है। इंटरनेट पर तो हर फिटनेस इन्फ्लुएंसर यही कहता है कि अगर वजन बढ़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि कैलोरी ज्यादा ली जा रही हैं और खर्च कम हो रहे हैं। क्या ये थ्योरी कह रही है कि वो सारा गणित अचानक से गलत हो जाता है? गणित गलत नहीं होता, लेकिन शरीर उस गणित पर प्रतिक्रिया देने का तरीका बदल देता है। मिड लाइफ में, विशेषकर महिलाओं में हार्मोनल बदलावों के कारण, जैसे कि एस्ट्रोजन का कम होना, शरीर में पहले से ही एक अंतर्निहित तनाव या स्ट्रेस होता है। इसे वजन कम करने की कोशिश नहीं मानता, शरीर इसे खतरे या भुखमरी के रूप में देखता है। बाप रे, यानी शरीर को लगता है कि कोई अकाल पड़ गया है? एकदम सही। और जब शरीर को अकाल का एहसास होता है तो वो मेटाबॉलिज्म को तुरंत धीमा कर देता है। वो ऊर्जा बचाने के लिए वसा यानी फैट को जमा करने लगता है। इसलिए जो रणनीति 20 साल की उम्र में काम करती थी, वो 40 या 50 की उम्र में शरीर को सर्वाइवल मोड में धकेल देती है। तो अगर वो पुराना गणित फेल हो चुका है तो नई रणनीति क्या होनी चाहिए? अगर शरीर को भूखा मारना काम नहीं कर रहा तो उसे सही तरीके से ईंधन कैसे दिया जाए? मैंने हाल ही में प्रोटीन लीवरेज हाइपोथेसिस के बारे में पढ़ा है, जो पोषण को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हाँ, ये हाइपोथेसिस मिड लाइफ पोषण का सबसे मजबूत स्तंभ है। ये सिद्धांत कहता है कि मानव शरीर में प्रोटीन प्राप्त करने की एक बहुत ही आदिम लालसा होती है।
आदिम लालसा, मतलब एक बेसिक जरूरत। हाँ, शरीर को अपनी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए, एंजाइम बनाने के लिए और हार्मोन संतुलित रखने के लिए एमिनो एसिड्स की सख्त जरूरत होती है। जब तक शरीर को वो जरूरी प्रोटीन नहीं मिल जाता, वो दिमाग को भूख का सिग्नल भेजता ही रहेगा। एक मिनट, जिस तरह से आप इसे समझा रहे हैं, ये मुझे एक ऑफिस बिल्डिंग के स्मार्ट थर्मोस्टैट की याद दिला रहा है। जैसे कोई हीटर तब तक चलता रहता है जब तक कि कमरे का तापमान एक सेट पॉइंट तक नहीं पहुंचाता। क्या शरीर भी भूख का स्विच तब तक ऑन रखता है जब तक उसे प्रोटीन का अपना वो सेट पॉइंट नहीं मिल जाता? ये एकदम सही तुलना है। अगर कोई व्यक्ति एक बहुत बड़ा पिज्जा खा लेता है, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, लेकिन प्रोटीन ना के बराबर है, तो कुछ ही घंटों बाद उसे फिर से भूख लग जाएगी। क्योंकि थर्मोस्टैट अभी भी ऑन है। बिल्कुल। शरीर कहेगा कि कैलोरी तो मिल गई, लेकिन मुझे जिस मरम्मत के सामान की जरूरत थी वो अभी तक नहीं मिला है, इसलिए और खाओ। इसी वजह से लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि हर मुख्य भोजन में 30 से 50 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन हो, जो कि दिन भर में कम से कम 100 ग्राम बैठे, है ना? हाँ, रोजाना कम से कम 100 ग्राम। ये उस थर्मोस्टैट को बंद करने का स्विच है। अच्छा, ये तो हो गई शरीर के इंजन की बात। लेकिन उन खरबों सूक्ष्म जीवों का क्या जो हमारी आंतों में रहते हैं? मैंने देखा है कि आजकल हर कोई सिर्फ प्रोबायोटिक्स की बात करता है। हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बायोटिक्स की त्रिमूर्ति जैसा कोई कॉन्सेप्ट भी होता है जो आंतों के स्वास्थ्य को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कैसे काम करता है? देखिए, आंतों का स्वास्थ्य ही मेटाबॉलिज्म का केंद्र है, और ये त्रिमूर्ति प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स और पोस्टबायोटिक्स मिलकर काम करती है। इसे एक बगीचे की तरह समझें। प्रोबायोटिक्स वे अच्छे बैक्टीरिया हैं जो बीज की तरह होते हैं, जैसे कि दही, केफीर, सौरक्राउट और किमची। ठीक है, बीज तो डाल दिए, लेकिन अगर उन बीजों को सही मिट्टी और खाद नहीं मिलेगी तो वे मर जाएंगे। यहीं पर प्रीबायोटिक्स आते हैं। यानी वो फाइबर जो हम पचा नहीं सकते, लेकिन हमारे अंदर के बैक्टीरिया उसे खाते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शतावरी और अलसी। सटीक कहा आपने। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सारा असली जादू तीसरे हिस्से में छिपा है, पोस्टबायोटिक्स। पोस्टबायोटिक्स, मैंने इसके बारे में शायद ही कभी सुना हो। ये शरीर में असल में करते क्या है? जब वे अच्छे बैक्टीरिया उस प्रीबायोटिक फाइबर को खाते हैं और उसे फर्मेंट करते हैं, तो वे कुछ बहुत ही लाभकारी यौगिक पैदा करते हैं, जिन्हें शॉर्ट चेन फैटी एसिड या SCFA कहा जाता है। ये फैटी एसिड हमारी आंत की अंदरूनी परत को मजबूत करने का काम करते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह की शील्ड या दीवार बनाने का काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे आंतों की कोशिकाओं के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत हैं। अगर आंत की दीवार मजबूत है तो अधपचा खाना और विषाक्त पदार्थ हमारे रक्त प्रवाह में नहीं जा पाते। ये शरीर की सबसे अहम सुरक्षा दीवार है। तो ये सिर्फ अच्छा खाना खाने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे अंदर रहने वाली उस बैक्टीरिया की फौज को सही कच्चा माल देने के बारे में है, ताकि वे हमारी रक्षा कर सकें। बिल्कुल सही। लेकिन ये सुरक्षा दीवार तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम खुद उस पर हमला ना करें। कुछ खास खाद्य पदार्थ हैं जिन्हें द बिग 5 कहा जाता है: ग्लूटेन, अनाज, डेयरी, प्रोसेस्ड शुगर और शराब। क्या ये हर उम्र में बुरे हैं, या मिड लाइफ में आकर ये अचानक से दुश्मन बन जाते हैं? बात इनके स्वभाव से बुरे होने की नहीं है, बात उस संवेदनशीलता की है जो मिड लाइफ में शरीर के अंदर आ जाती है। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल उतार चढ़ाव के कारण शरीर पहले से ही सूजन या इन्फ्लेमेशन की स्थिति में होता है। तो मतलब शरीर पहले से ही एक लड़ाई लड़ रहा है। हाँ, और ऐसे में जब कोई लगातार ग्लूटेन या प्रोसेस्ड शुगर का सेवन करता है तो ये आंत की परत पर लगातार हमला करने जैसा होता है। इससे थकावट बनी रहती है। इन 5 चीजों को कुछ समय के लिए सीमित करना या छोड़ना शरीर को एक रीसेट का मौका देता है। रीसेट करने की बात आती है तो आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत चलन है। सोशल मीडिया पर हर कोई 16/8 की फास्टिंग की बात कर रहा है, जहां लोग 16 घंटे भूखे रहते हैं। हाँ, ये आजकल बहुत बड़ा ट्रेंड है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये तरीका मिड लाइफ में नुकसानदेह हो सकता है और 12-13 घंटे का डाइजेस्टिव रेस्ट ज्यादा बेहतर है। ऐसा क्यों है? 16 घंटे फास्टिंग तो हर जगह इंटरनेट पर छाई हुई है। देखिए, क्योंकि महिलाएं विशेष रूप से मिड लाइफ में उनके हार्मोन बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। जब कोई व्यक्ति 16 घंटे या उससे अधिक समय तक शरीर को भोजन नहीं देता है
तो शरीर इसे एक भारी तनाव मान लेता है। फिर से वही भुखमरी वाला स्ट्रेस। बिल्कुल। और इसके जवाब में शरीर भारी मात्रा में कॉर्टिसोल, जो कि मुख्य स्ट्रेस हार्मोन है, छोड़ता है। बढ़ा हुआ कॉर्टिसोल आंत की परत को नुकसान पहुंचा सकता है, मांसपेशियों को तोड़ सकता है और ब्लड शुगर को अस्थिर कर सकता है। 12 से 13 घंटे का आराम आंत को अपनी सफाई और मरम्मत करने के लिए पर्याप्त समय देता है, और वो भी बिना कॉर्टिसोल को बढ़ाए। शरीर को सजा नहीं देनी है, बस उसे मरम्मत का समय देना है। एक बहुत ही तार्किक कड़ी जुड़ रही है यहाँ। अगर सही पोषण शरीर का ईंधन है और फास्टिंग उसे साफ करने का तरीका, तो उस मशीन यानी हमारे शरीर की मजबूती का क्या? व्यायाम को लेकर एक बहुत बड़ा भ्रम है। लोग सोचते हैं कि व्यायाम सिर्फ कैलोरी जलाने के लिए है। हाँ, ये एक बहुत आम गलतफहमी है। लेकिन एक बहुत ही डरावने सुनाई देने वाले सिंड्रोम की चर्चा होती है, MSSM संकट, यानी मेनोपॉज का मस्कुलोस्केलेटल सिंड्रोम। ये क्या है? ये एक ऐसा विषय है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हम मेनोपॉज को सिर्फ हॉट फ्लैशेस या मूड स्विंग्स तक सीमित कर देते हैं। लेकिन एस्ट्रोजन सिर्फ एक प्रजनन हार्मोन नहीं है। ये हमारे जोड़ों के लिए एक बहुत ही जरूरी लुब्रिकेंट या चिकनाई का काम करता है। अच्छा, तो इसीलिए जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ, जैसे जैसे एस्ट्रोजन कम होता है, टेंडन्स और जोड़ों में अचानक से दर्द होने लगता है। फ्रोजन शोल्डर जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसके साथ ही सार्कोपीनिया शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है मांसपेशियों का तेजी से कम होना। क्या ये सच है कि 35 की उम्र के बाद मांसपेशियां अपने आप कम होने लगती हैं? हाँ, दुर्भाग्य से अगर सही व्यायाम न किया जाए तो हर साल लगभग 1 से 2% मांसपेशियों का मास कम होता रहता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो मांसपेशियां शरीर की मेटाबॉलिक करेंसी हैं। मेटाबॉलिक करेंसी, इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझे, शरीर में जितनी ज्यादा मांसपेशियां होंगी, इंसुलिन संवेदनशीलता उतनी ही बेहतर होगी। जब हम कुछ खाते हैं और रक्त शर्करा बढ़ती है तो मांसपेशियां एक स्पंज की तरह काम करती हैं, जो उस अतिरिक्त शर्करा को सोख लेती हैं। तो अगर मांसपेशियां ही कम हो गईं तो वो स्पंज छोटा हो जाएगा? बिल्कुल, और वो शर्करा रक्त में ही घूमती रहेगी, जिससे इंसुलिन का स्तर बढ़ेगा और अंततः आंतों में सूजन आएगी। इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वजन उठाना एक ऐसा काम बन जाता है जिससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ सुडौल दिखने के लिए नहीं, मेटाबॉलिज्म को बचाने के लिए है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इतनी जरूरी है तो क्या कार्डियो व्यायाम पूरी तरह से बेकार हो गया? कई लोग रोजाना घंटों दौड़ते हैं या हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग यानी HIIT करते हैं। कार्डियो बेकार नहीं है, लेकिन यहाँ गोल्डीलॉक्स सिद्धांत लागू होता है, यानी न बहुत ज्यादा न बहुत कम, एकदम सही। और वो एकदम सही अवस्था है ज़ोन 2 कार्डियो। ज़ोन 2 कार्डियो क्या होता है? ये कैसे पता चलेगा कि हम ज़ोन 2 में हैं? ये हल्की से मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम है। इसका सबसे आसान पैमाना यह है कि व्यायाम करते समय आप किसी से आसानी से बात कर सकें, आपकी सांस न उखड़े, जैसे कि तेज चलना या हल्की साइकिलिंग। बस इतना ही? मतलब पसीने से लथपथ होने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान बताता है कि ज़ोन 2 कार्डियो आंत के माइक्रोबायोम की विविधता को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन है। इसके विपरीत अगर कोई रोजाना बहुत भारी और थका देने वाला HIIT वर्कआउट कर रहा है तो वो अपनी एड्रिनल ग्रंथियों को थका रहा है। भारी व्यायाम से फिर से कॉर्टिसोल बढ़ता है और लगातार उच्च कॉर्टिसोल लीकी गट की स्थिति पैदा कर सकता है। लीकी गट मतलब आंतों में रिसाव। ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। हाँ, आंत की परत में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और वे विषाक्त पदार्थ जो शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए थे, वे रक्त प्रवाह में रीसने लगते हैं। इसलिए व्यायाम मशीन को मजबूत बनाने के लिए होना चाहिए, उसे तोड़कर नष्ट करने के लिए नहीं। ये एक बहुत ही शानदार दृष्टिकोण है। हमने शरीर को सही पोषण दे दिया, सही व्यायाम से उसे सक्रिय कर लिया, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो रोजमर्रा की टूट-फूट हो रही है, उसकी मरम्मत कब होगी? ये सवाल हमें नींद के विज्ञान की ओर ले जाता है। कुछ विशेषज्ञ नींद को शरीर की दूसरी नौकरी भी कहते हैं। ये बिल्कुल सही परिभाषा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि नींद का मतलब है दिमाग और शरीर का स्विच ऑफ हो जाना। हाँ, जैसे कि टीवी बंद कर दिया हो। लेकिन ऐसा नहीं है। नींद के दौरान शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र और एंडोक्राइन सिस्टम अपनी सबसे भारी मरम्मत का काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने पहले थर्मोस्टेट और बगीचे का उदाहरण दिया, इसे मैं ऐसे देखती हूँ कि शरीर एक बहुत बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। दिन भर वहाँ काम होता है, लोग आते जाते हैं, गंदगी फैलती है,
रात को जब बिल्डिंग खाली होती है तो एक नाइट शिफ्ट मेंटेनेंस क्रू यानी सफाई और मरम्मत करने वाले लोग आते हैं। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वे सफाई करते हैं, टूटी हुई कुर्सियां ठीक करते हैं, ताकि अगले दिन बिल्डिंग फिर से काम करने के लिए तैयार रहे। क्या नींद भी शरीर के लिए यही काम कर रही है? ये बेहतरीन उदाहरण है। और उस मेंटेनेंस क्रू का सबसे ताकतवर औजार है ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन मांसपेशियों को बनाए रखने, हड्डियों को मजबूत करने और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यहाँ एक पेच है। ये ग्रोथ हार्मोन केवल हमारी गहरी नींद के दौरान ही अपनी अधिकतम मात्रा में निकलता है। और यहीं पर वो बात आती है जिससे हमने आज की चर्चा शुरू की थी, रात के 3 बजे अचानक नींद का खुल जाना। पेरीमेनोपॉज में ऐसा बहुत आम क्यों हो जाता है? इसके पीछे मुख्य रूप से 2 कारण हैं। पहला, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का कम होना, जो कि हमारे दिमाग को शांत रखने का काम करता है। और दूसरा, रात के 2 बजे से 4 बजे के बीच हमारा लीवर अपने डिटॉक्सिफिकेशन के सबसे सक्रिय चरण में होता है। मतलब लीवर गंदगी बाहर निकाल रहा होता है। हाँ, और अगर शरीर में सूजन है या लिवर पर दबाव है तो इस प्रक्रिया के दौरान शरीर का तापमान हल्का सा बढ़ता है और व्यक्ति जाग जाता है। नतीजा ये होता है कि वो मेंटेनेंस क्रू अपना काम पूरा नहीं कर पाता और मरम्मत का वो अनमोल समय छूट जाता है। तो इस मेंटेनेंस क्रू को सही तरीके से काम करने देने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? क्या स्लीप हाइजीन वाकई इतना असरदार होता है? बिल्कुल होता है। हमारी सर्कैडियन घड़ी जो सोने और जागने का चक्र तय करती है, वो प्रकाश से नियंत्रित होती है। इसलिए सुबह उठने के 20 मिनट के भीतर थूक लेना सबसे पहला कदम है, ताकि शरीर को पता चले कि दिन शुरू हो गया है। हाँ, जिससे रात को सही समय पर मेलाटोनिन बनता है। इसके अलावा बेडरूम का तापमान बहुत अहम है। इसे 60 से 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच थोड़ा ठंडा रखना चाहिए। मैंने ये भी सुना है कि सोने से ठीक पहले खाना भी नींद की गुणवत्ता को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। क्या ऐसा इंसुलिन के कारण होता है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। सोने से कम 3 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। जब कोई भोजन पच रहा होता है तो शरीर में इंसुलिन का स्तर बढ़ता है। इंसुलिन और मरम्मत करने वाले हार्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन एक साथ काम नहीं कर सकते। मतलब या तो शरीर खाना पचाएगा या फिर मरम्मत करेगा। एकदम सही। अगर इंसुलिन बढ़ा हुआ है तो ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन रुक जाएगा। और अगर कोई नर्वस सिस्टम को शांत करना चाहे तो क्या कोई सप्लीमेंट इसमें मदद कर सकता है? मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या एल-थ्रियोनेट बहुत कारगर हो सकते हैं। ये शरीर को लड़ो या भागो वाले तनाव के मोड से निकालकर आराम और पाचन मोड में लाते हैं। और शराब का क्या रोल है? कई लोग सोचते हैं कि रात को 1 ग्लास वाइन पीने से उन्हें अच्छी नींद आती है। ये नींद से जुड़ा सबसे बड़ा धोखा है। शराब मेलाटोनिन को कम करती है और हमारी रैपिड आई मूवमेंट यानी रेम नींद को पूरी तरह से घटा देती है। शराब से जो नींद आती है वो प्राकृतिक नींद नहीं होती, वो एक तरह की बेहोशी होती है। ओहो, तो वो आराम नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नियमित शराब का सेवन हिप्पोकैम्पस को सिकोड़ देता है। हिप्पोकैम्पस दिमाग का वो हिस्सा जो यादें बनाता है। हाँ, और जो हमारे तनाव को भी नियंत्रित करता है। मिड लाइफ में जब शरीर पहले से ही हार्मोनल तनाव से गुजर रहा है, तब शराब का सेवन दिमाग की तनाव झेलने की क्षमता को ही नष्ट कर रहा होता है। ये आग में घी डालने जैसा है। ये सच में चौंकाने वाला है। ठीक है, तो हमने आहार को समझ लिया, व्यायाम को संतुलित कर लिया और नींद को प्राथमिकता दी। ये वे चीजें हैं जो इंसान के अपने नियंत्रण में हैं। लेकिन उन अदृश्य बाहरी खतरों का क्या, जो हवा और पानी में मौजूद हैं और इस पूरी प्रक्रिया को चुपचाप बिगाड़ रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि चाहे कोई कितना भी अच्छा खाना खा ले या रोजाना सही व्यायाम कर ले, अगर वो लगातार पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में है तो शरीर के भीतर के सिग्नल हमेशा भ्रमित रहेंगे। हम ईडीसी यानी एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ये रसायन असल में काम कैसे करते हैं? क्या शरीर इन्हें अपना समझ लेता है? इसे एक ताले और चाबी के रूप में समझें। हमारी कोशिकाओं के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं जो ताले की तरह काम करते हैं, और हमारे प्राकृतिक हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन उन तालों की असली चाबी होते हैं। लेकिन ये ईडीसी जैसे कि प्लास्टिक में मौजूद बीपीए, फसलों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशकों में मौजूद ग्लाइफोसेट और हमारे सौंदर्य प्रसाधनों या परफ्यूम में मौजूद थैलेट्स, इनकी आणविक संरचना बिल्कुल एस्ट्रोजन की चाबी जैसी होती है। तब क्या ये जाली चाबी बनकर शरीर के तालों में घुस जाते हैं? ठीक यही होता है। ये रसायन कोशिका के रिसेप्टर पर जाकर बैठ जाते हैं और शरीर को गलत संदेश देने लगते हैं।
वे हार्मोनल संकेतों को इस कदर भ्रमित कर देते हैं कि शरीर ये समझ ही नहीं पाता कि उसे प्राकृतिक एस्ट्रोजन बनाना है, कम करना है या क्या प्रतिक्रिया देनी है। इसका असर क्या होता है शरीर पर? इसका सीधा असर अचानक वजन बढ़ने, थायराइड के खराब होने और आंत के माइक्रोबायोम के नष्ट होने के रूप में सामने आता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये थोड़ा डरावना भी है क्योंकि प्लास्टिक और परफ्यूम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। हम किसी प्लास्टिक के बुलबुले में तो नहीं रह सकते। एक आम इंसान इन अदृश्य खतरों से खुद को कैसे बचा सकता है? देखिए, पूरी तरह से बचना तो असंभव है, लेकिन जोखिम को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुछ बहुत ही व्यवहारिक और आसान कदम हैं। सबसे पहला, रसोई से प्लास्टिक को बाहर करें। प्लास्टिक के कंटेनरों की जगह कांच या स्टेनलेस स्टील का उपयोग करें। खासकर प्लास्टिक के बर्तनों में कभी भी खाना गर्म ना करें, क्योंकि गर्मी से रसायन पिघलकर खाने में मिल जाते हैं। हाँ बिल्कुल। दूसरा, पीने के पानी को अच्छी तरह फिल्टर करें। तीसरा, घर में हेपा HEPA वैक्यूम का इस्तेमाल करें, जो हवा में तैरने वाले रसायनों और धूल को सोख सकें। और फलों और सब्जियों पर लगी कीटनाशकों का क्या करें? उसके लिए EWG यानी एनवायरमेंटल वर्किंग ग्रुप की डर्टी डजन सूची का पालन करना सबसे अच्छा है। ये उन 12 फलों और सब्जियों की सूची है जिन पर सबसे ज्यादा कीटनाशकों का छिड़काव होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी या पालक। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम इन 12 चीजों को ऑर्गेनिक ही खरीदा जाए। ये जानकारी तो एक पूरे बचाव कवच की तरह है। और मुझे पता है कि अगले भाग में ये चर्चा और भी गहरी होने वाली है। वहाँ सैंडविच जेनरेशन के तनाव पर बात की जाएगी। वो भारी मानसिक तनाव जो महिलाओं पर अपने बच्चों और अपने बूढ़े माता पिता दोनों की एक साथ देखभाल करने से आता है। इसके अलावा डॉक्टर से कौन से विशेष लैब टेस्ट मांगने चाहिए और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी यानी HRT के मिथक और सच्चाई क्या है, इस पर भी बात होगी। वो चर्चा वाकई में बहुत सी भ्रांतियों को दूर करने वाली होगी। तो अगर हम आज के इस पूरी चर्चा को समेटें तो सबसे बड़ी बात जो उभर कर आती है वो ये है कि मेनोपॉज या बढ़ती उम्र में आंत और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए कोई एक जादुई गोली नहीं है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसके लिए पर्याप्त प्रोटीन चाहिए, सही और संतुलित व्यायाम चाहिए जो शरीर को तोड़े नहीं, रात में नींद की गहरी मरम्मत चाहिए और रसायनों से मुक्त वातावरण चाहिए। बिल्कुल। ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है ना, उससे बाहर निकलने का यही रास्ता है। छोटी छोटी रोजमर्रा की आदतें कैसे शरीर की जीव विज्ञान को बदल सकती हैं, ये उसका प्रमाण है। सबसे अहम बात यह है कि शरीर से लड़ना नहीं है, उसे कोई सजा नहीं देनी है, बल्कि उसे एक समझदार साथी की तरह सहयोग देना है। इस सब पर विचार करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आ रहा है। ये कुछ ऐसा है जिस पर शायद हम सबको रुक कर सोचना चाहिए। हमने देखा कि ये पूरा सिस्टम आपस में कैसे गुंथा हुआ है। अगर हमारे आंत के बैक्टीरिया इतने शक्तिशाली हैं कि वे हमारे हार्मोनल संकेतों को नियंत्रित कर सकते हैं, अगर एक साधारण सा प्लास्टिक का रसायन हमारे शरीर को चकमा देकर एस्ट्रोजन का रूप ले सकता है, और हमारे बेडरूम की रोशनी और तापमान हमारी मरम्मत की प्रक्रिया को तय करते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भविष्य की दवा कोई गोली, सिरप या कैप्सूल हो ही ना? क्या ये संभव है कि आने वाले समय में सबसे बेहतरीन चिकित्सा सिर्फ हमारी इमारतों का डिजाइन हो जो हमें प्राकृतिक रूप से बेहतर नींद और धूप दे सके? क्या खेती का वो तरीका जिसमें रसायनों का इस्तेमाल ही ना हो वही हमारी असली दवा बन जाए? क्या ऐसा समय आएगा जब हम स्वास्थ्य को शरीर के अंदर ढूंढने के बजाय शरीर के बाहर मौजूद वातावरण के डिजाइन में ढूंढना शुरू करेंगे? शायद हमें बीमारियों को देखने का अपना नजरिया पूरी तरह से बदलना होगा। यह एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए एक नई दिशा खोलता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इस गहन चर्चा में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली बार। आज के इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक के अंदर जाने वाले हैं। मतलब अगर हम कल्पना करें कि एक कंप्यूटर है जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है, बैटरी एकदम से खत्म हो रही है। हाँ, और बैकग्राउंड में कई सारे भारी सॉफ्टवेयर एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जब आप उसे किसी टेक्नीशियन के पास ले जाते हैं तो वो बस बाहर से स्क्रीन पहुंचकर कह देता है कि अरे मशीन तो पुरानी हो गई है, ये सब तो नॉर्मल है। जो कि बहुत ही निराशाजनक है। और दशकों तक महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ, खासकर मेनोपॉज को लेकर ठीक यही होता आया है। सही कहा। लक्षणों को सिर्फ उम्र का तकाजा मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आज हम सिंथिया थॉर्लो की रिसर्च और उनकी किताब द मेनोपॉज गट के अंतिम भाग के जरिए ये समझेंगे कि शरीर के अंदर असल में कौन सा सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है। हाँ,
और आपकी जो कंप्यूटर वाली एनालॉजी है ना, वो एकदम सटीक बैठती है। क्योंकि मेनोपॉज कोई एक अकेली घटना नहीं है, यह शरीर की पूरी प्रणाली का एक शिफ्ट है। बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं उनका सीधा सा मिशन ये है कि मेनोपॉज को सिर्फ सहने वाली कोई बीमारी या सजा न माना जाए। मतलब इसे एक जटिल पहेली की तरह देखना चाहिए, है ना? बाहरी फ्रेम हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं कि हम क्या खा रहे हैं, कितना चल रहे हैं। एग्जैक्टली। लेकिन उस पहेली को पूरी तरह से सुलझाने के लिए हमें अंदरूनी और क्लिनिकल टूल्स की जरूरत होती है, जैसे कि सटीक टेस्टिंग और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। हाँ, पर किसी भी टूल का इस्तेमाल करने से पहले ये जानना जरूरी है कि मशीन बिगड़ क्यों रही है। बिल्कुल। सिंथिया थर्लो ने यहाँ एक ऐसे दुश्मन की ओर इशारा किया है जो बहुत खामोशी से अपना काम करता है। तनाव, जो कि गट हेल्थ का सबसे बड़ा खामोश दुश्मन है। बिल्कुल। उन्होंने मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं को सैंडविच जनरेशन कहा है। मतलब एक तरफ टीनेज बच्चों की उलझनें हैं और दूसरी तरफ बुजुर्ग माता पिता की देखभाल। ये तो सच में बहुत भारी प्रेशर है। हाँ, और बायोलॉजिकल स्तर पर इस दोहरे दबाव का असर सीधा हमारे HPA एक्सिस पर पड़ता है। HPA एक्सिस? हाँ, ये दिमाग के हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड्स के बीच का एक संचार नेटवर्क है। तो जब कोई इंसान लगातार इस तरह के दबाव में रहता है तो शरीर एक क्रॉनिक फाइट और फ्लाइट मोड में फंस जाता है, जिसे सिंपैथेटिक डोमिनेंस भी कहते हैं, राइट? सही कहा। शरीर को लगता है कि वो 24 घंटे किसी खतरे से जूझ रहा है। लेकिन एक बात बताइए, तनाव का सीधा असर हमारी आंतों या गट हेल्थ पर क्यों पड़ता है? मतलब दिमाग की परेशानी से पाचन तंत्र का क्या लेना देना? देखो, शरीर में ऊर्जा सीमित होती है। खतरे की स्थिति में शरीर अपना सारा ध्यान और रक्त प्रवाह मांसपेशियों और दिमाग की तरफ मोड़ देता है, ताकि इंसान या तो लड़ सके या भाग सके। अच्छा, तो उस वक्त खाना पचाने को प्रायोरिटी नहीं मिलती? बिल्कुल नहीं। ऐसे में रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम पूरी तरह से बंद हो जाता है, और जब पाचन प्रक्रिया रुक जाती है तो आंतों में खाना लंबे समय तक पड़ा रहता है, जो पुरानी कब्ज का कारण बनता है। हाँ, और समय के साथ आंतों की अंदरूनी परत कमजोर होने लगती है, जिसे हम लीकी गट कहते हैं। ये बात तो समझ आती है कि आज का तनाव पाचन को बिगाड़ता है। लेकिन स्रोत में एक और चीज का जिक्र है जिसने मुझे थोड़ा हैरान किया। ACE या एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, मतलब बचपन के आघात। हाँ, सिंथिया थर्लो ने खुद के उच्च ACE स्कोर के बारे में काफी खुलकर बात की है। मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है, क्या बचपन का कोई ट्रॉमा सचमुच दशकों बाद, मतलब 40 या 50 साल बाद, मेनोपॉज को इतना गंभीर बना सकता है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि इतना लंबा अंतराल कैसे असर डाल सकता है। हाँ, इसे मैं ऐसे सोच रहा था कि ये वैसा ही है जैसे आपके कंप्यूटर के बैकग्राउंड में सालों से कोई भारी सॉफ्टवेयर चल रहा हो और दशकों बाद वो अचानक सिस्टम की सारी बैटरी खत्म कर दे। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इसका जवाब हमारे नर्वस सिस्टम की बेसलाइन प्रोग्रामिंग में है। बचपन में हुआ गंभीर ट्रॉमा इंसान के एमिगडाला को भौतिक रूप से बदल देता है। एमिगडाला मतलब दिमाग का वो हिस्सा जो डर और खतरे को भांपता है। एग्जैक्टली, उसकी संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जिससे शरीर का बेसलाइन कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन हमेशा नॉर्मल से ज्यादा रहता है। इसका मतलब है कि सिस्टम पहले से ही अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है और उसमें कुछ नया झेलने की गुंजाइश ही नहीं बची है। ठीक यही होता है। जब तक शरीर जवान है वो इस एक्स्ट्रा लोड को संभाल लेता है, लेकिन मध्यम आयु में जब मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तेजी से गिरने लगते हैं, जो कि खुद में एक बड़ा बायोलॉजिकल स्ट्रेस है, हाँ, तो वो अति संवेदनशील नर्वस सिस्टम इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। उच्च ACE स्कोर वाली महिलाओं में मेनोपॉज जल्दी आता है और लक्षण कहीं अधिक गंभीर होते हैं। बाप रे, ये सच में एक नया नजरिया देता है। तो अगर नर्वस सिस्टम इतना हाइपर एक्टिव हो चुका है तो उसे शांत करने का तरीका क्या है? सिर्फ ये कहना तो काफी नहीं होगा कि तनाव मत लो। बिल्कुल नहीं। इसके लिए वेगस नर्व को उत्तेजित करना सबसे प्रभावी माना गया है। ये वो मुख्य केबल है जो दिमाग को सीधे आंतों और बाकी अंगों से जोड़ती है। अच्छा। हाँ, तनाव कम करने के लिए 4-7-8 सांस लेने की तकनीक बहुत काम आती है। मतलब 4 सेकंड सांस लेना, 7 सेकंड रोकना और 8 सेकंड में छोड़ना। और शायद स्रोत में गुनगुनाने या चेहरे को ठंडे पानी में डुबोने का भी जिक्र था। हाँ, क्योंकि ये सब सीधे वेगस नर्व को ट्रिगर करते हैं और दिमाग को मैसेज भेजते हैं कि हम सुरक्षित हैं, कोई खतरा नहीं है।
अब जब हमें यह समझ आ गया है कि तनाव नर्वस सिस्टम को कैसे बिगाड़ रहा है, तो अगला कदम है टेस्टिंग। स्रोत में एक सिद्धांत पर बहुत जोर दिया गया है, गैस मत करो, टेस्ट करो। ये बहुत जरूरी हिस्सा है, क्योंकि सिर्फ लक्षणों पर अंदाजा लगाना काफी नहीं है। हाँ, और आमतौर पर होता क्या है, हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, नॉर्मल ब्लड टेस्ट होता है और रिपोर्ट ठीक आने पर कह दिया जाता है कि सब बढ़िया है। लेकिन वो सामान्य ब्लड टेस्ट अक्सर मेनोपॉज की बारीकियों को पकड़ने में फेल हो जाते हैं। इसीलिए सिंथिया ने 2 टियर या 2 स्तरीय अप्रोच की बात की है। तो पहली टियर क्या है? पहली टियर है पारंपरिक लैब्स को थोड़ा और गहराई से देखना। जैसे थायराइड के लिए डॉक्टर अक्सर सिर्फ TSH चेक करते हैं। हाँ, TSH। लेकिन वो काफी नहीं है। एक फुल थायराइड पैनल की जरूरत होती है, जिसमें फ्री T3, फ्री T4 और एंटीबॉडीज की जांच हो। अगर इसे मैं अपनी घरवाली एनालॉजी से समझाऊं, तो सामान्य TSH टेस्ट किसी घर को बाहर से देखने जैसा है कि पेंट कैसा लग रहा है। हाँ, एकदम सही। हो सकता है बाहर से सब ठीक लगे, लेकिन अंदर कमरों की स्थिति क्या है, वायरिंग कैसी है, ये फुल पैनल से ही पता चलता है। और उन्होंने फास्टिंग इंसुलिन की भी बात की थी, है ना? बिल्कुल, फास्टिंग इंसुलिन बहुत अहम है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक गड़बड़ी का सबसे पहला संकेत है। और साथ ही HSCRP की जांच, जो सूजन या इन्फ्लेमेशन का बहुत ही सटीक मार्कर है। अच्छा, तो ये बताता है कि शरीर के अंदर कोशिकाओं के स्तर पर कितनी आग लगी हुई है। एग्जैक्टली। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, जो है फंक्शनल टेस्टिंग। मेरे घर वाले उदाहरण में ये घर के अंदर जाके तारों की वायरिंग चेक करने जैसा है कि असल में शॉर्ट सर्किट कहाँ हो रहा है। हाँ, इसमें GI मैप जैसे स्टूल टेस्ट का जिक्र है, जो छुपे हुए संक्रमणों को पकड़ते हैं। मुझे यहाँ एक बात समझनी है, मेनोपॉज के दौरान अचानक ये H. पाइलोरी या पैरासाइट्स क्यों पनपने लगते हैं? इसका मैकेनिज्म बहुत दिलचस्प है। देखो, एस्ट्रोजन सिर्फ एक सेक्स हार्मोन नहीं है। ये आंतों की म्यूकोसल लाइनिंग और वहाँ के इम्यून सिस्टम को भी मजबूत रखता है। अच्छा, तो जब एस्ट्रोजन गिरता है तो आंतों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। जो पैरासाइट्स या बैक्टीरिया पहले शांत बैठे थे, वे इस मौके का फायदा उठाकर तेजी से बढ़ने लगते हैं। अरे वाह, ये बहुत अहम जानकारी है। और फिर एक और टेस्ट है, डच टेस्ट। ये सूखे पेशाब का टेस्ट है ना? ये नॉर्मल ब्लड टेस्ट से बेहतर कैसे है? ब्लड टेस्ट खून में हार्मोन का सिर्फ एक स्नैपशॉट देता है, लेकिन डच टेस्ट ये अधिक सटीकता से बताता है कि शरीर हार्मोन को कैसे प्रोसेस और तोड़ रहा है। ये उनके मेटाबोलाइट्स को मापता है। तो एक सेकंड, मेटाबोलाइट्स, इसका क्या मतलब हुआ? मेटाबोलाइट्स वो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो तब बनते हैं जब शरीर किसी हार्मोन का इस्तेमाल करके तोड़ता है। मतलब शरीर एस्ट्रोजन बना तो रहा है, लेकिन क्या लिवर उसे सही से तोड़कर बाहर निकाल पा रहा है? ओहो, तो अगर वो सही से बाहर नहीं निकला तो जहरीला हो सकता है। बिल्कुल, और ये जानकारी आपको सामान्य ब्लड टेस्ट में कभी नहीं मिलेगी। तो फंक्शनल टेस्टिंग से हमें ये स्पष्ट तस्वीर मिल गई कि अंदर की वायरिंग कहाँ से खराब है। अब इस वायरिंग को ठीक करने की बारी आती है। यहीं पर हम HRT यानी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर आते हैं, जो कि इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर डराने वाला विषय है। हाँ, क्योंकि अगर HRT के इतने चमत्कारी फायदे हैं, तो 2002 से लोग इससे इतना डरते क्यों आ रहे हैं? स्रोत में विमेंस हेल्थ इनिशिएटिव स्टडी का जिक्र है। ये मेडिकल इतिहास की सबसे बड़ी भूलों में से एक थी। उस समय रिसर्चर्स ने हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों में वृद्धि देखी थी। लेकिन इसके पीछे कारण क्या था? कारण था महिलाओं की उम्र। उस स्टडी में शामिल महिलाओं की औसत उम्र 63 वर्ष थी। मतलब वे मेनोपॉज से गुजरे हुए 10 से 15 साल बिता चुकी थीं। अच्छा, तो उनके शरीर की रक्तवाहिकाओं में पहले से ही प्लाक जमा हो चुका था। हाँ, वो सख्त हो चुकी थीं। और जब उन सख्त नसों में अचानक से सिंथेटिक एस्ट्रोजन का भारी डोज डाला गया, तो वो प्लाक उखड़ने लगा, जिससे थक्के बने। तो टाइमिंग भी गलत थी और दवा का प्रकार भी। बिल्कुल, उन्हें घोड़ियों के पेशाब से निकाला गया सिंथेटिक एस्ट्रोजन दिया जा रहा था। इसी वजह से किताब में विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात की गई है। मतलब मेनोपॉज शुरू होने के 10 साल के भीतर HRT शुरू करना। हाँ, अगर इस विंडो में HRT शुरू की जाए तो दिल, दिमाग और हड्डियों को बहुत अधिक सुरक्षात्मक लाभ मिलते हैं और रिस्क बहुत कम होता है। और अब तो सिंथेटिक की जगह बायो आइडेंटिकल हार्मोन्स इस्तेमाल होते हैं ना? बिल्कुल, एस्ट्राडायोल और प्रोजेस्टेरॉन, इनकी बनावट शरीर द्वारा बनाए जाने वाले प्राकृतिक हार्मोन जैसी ही होती है। प्रोजेस्टेरॉन के रोल पर मुझे एक बात याद आई। अक्सर माना जाता है कि ये सिर्फ गर्भाशय की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। हाँ, लेकिन ओरल माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन नींद और चिंता के लिए एक चमत्कार की तरह काम करता है। सच में? वो कैसे? क्योंकि यह दिमाग में
गाबा रिसेप्टर्स को बढ़ाता है, जो दिमाग को शांत करता है। गाबा मतलब वो जो नर्वस सिस्टम में ब्रेक का काम करता है, तो ये गहरी नींद लाने में बहुत पावरफुल है। लेकिन एचआरटी को लेकर स्रोत में एक चेतावनी भी थी, हार्मोन पेलेट्स को लेकर। हाँ, पेलेट्स का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एक बार इन्हें त्वचा के नीचे डाल दिया गया तो इन्हें निकाला नहीं जा सकता। मतलब ये शरीर में हार्मोन के स्तर में एकदम से अप्रत्याशित उतार चढ़ाव ला सकते हैं, एक रोलर कोस्टर की तरह। बिल्कुल, और ये उतार चढ़ाव नर्वस सिस्टम पर भारी तनाव डालता है, इसलिए पैच या क्रीम ज्यादा सुरक्षित है। चलिए, तो टेस्टिंग हो गई, एचआरटी हो गई, लेकिन रोजमर्रा के जीवन में रिकवरी को गति देने के लिए सप्लीमेंट्स और आहार का भी बड़ा रोल है। हाँ, सप्लीमेंट्स अच्छे आहार का विकल्प नहीं बल्कि उसके पूरक हैं। स्रोत में कुछ हैवी हिटर सप्लीमेंट्स का जिक्र है, और एक नाम देखकर मैं सच में चौंक गया, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। मुझे पता है आप क्या सोचने वाले हैं। मतलब क्रिएटिन, मैंने तो सोचा था ये सिर्फ जिम जाने वालों या बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला के दिमाग के लिए इसकी क्या जरूरत? ये सबसे आम गलतफहमी है। क्रिएटिन सिर्फ बाइसेप्स बनाने के लिए नहीं है। कोशिकाओं के अंदर जो ऊर्जा बनती है उसे एटीपी कहते हैं। अच्छा। और मेनोपॉज में जब एस्ट्रोजन तेजी से गिरता है तो दिमाग ग्लूकोज का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, और शायद यही ब्रेन फॉग का कारण बनता है। बिल्कुल, यही क्रिएटिन काम आता है। ये दिमाग को ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत देता है और सीधा एटीपी को रिचार्ज करता है। ये महिलाओं में दिमागी स्पष्टता वापस लाने के लिए बहुत जरूरी है। वाह, ये मैकेनिज्म तो बहुत ही शानदार है। और इसके बाद मैग्नीशियम की बात की गई है। ब्रेन फॉग के लिए मैग्नीशियम एल्थ्रियोनेट और मांसपेशियों के तनाव के लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। हाँ, विशिष्ट कमियों को पहचानने के लिए इनका सही चुनाव जरूरी है। लेकिन एक और सप्लीमेंट है जिसने विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा रखा है, यूरोलिथिन ए। यूरोलिथिन ए, ये एक पोस्टबायोटिक है ना? जी, इसका काम कोशिकाओं का कचरा साफ करना बताया गया है, जिसे माइटोफेजी कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ ये प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो ये वैसा ही है जैसे हमारे शरीर की कोशिकाओं में रोज रात को सफाई कर्मचारी आते हैं। बहुत खूब। वे सारा पुराना कचरा, खराब मशीनें बाहर निकाल देते हैं ताकि अगले दिन मशीन एकदम नई जैसी चले। एकदम सटीक। यूरोलिथिन ए उसी सफाई कर्मचारी का काम करता है जिससे ऊर्जा बरकरार रहती है। लेकिन इन सबके साथ आहार भी उतना ही जरूरी है। मेनोपॉज गट रेसिपीज का मुख्य फोकस ब्लड शुगर को स्थिर रखने पर है। हाँ, हाई प्रोटीन डाइट जैसे एस्परागस हर्ब एग बाइट्स, जो यात्रा के अनुकूल और हाई प्रोटीन स्नैक हैं। और मुझे बोन ब्रॉथ वाला ओटमील का आइडिया बहुत दिलचस्प लगा। पानी की जगह बोन ब्रॉथ का इस्तेमाल, क्योंकि बोन ब्रॉथ में कोलेजन और ग्लूटामाइन होता है जो गट लाइनिंग की मरम्मत करता है ना? है ना? बिल्कुल। जो लीकी गट हमने पहले डिस्कस किया था, उसे सील करने में ये बहुत मदद करता है। और मीठे की तलब के लिए बेरी डेट पाक, डार्क चॉकलेट का एक ऐसा विकल्प जो पॉलीफिनॉल से भरपूर है और प्रोसेस की गई चीनी की तरह शुगर क्रैश नहीं करता। तो इन सारी चीजों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि मेनोपॉज कोई सजा या लाइफ सेंटेंस नहीं है। बिल्कुल नहीं। गट हार्मोन कनेक्शन पर ध्यान देकर और सही मेडिकल मदद से ये जीवन के तीसरे और सबसे ऊर्जावान हिस्से की शुरुआत हो सकती है। श्रोताओं के पास विकल्प मौजूद हैं। किसी को भी जानकारी के अभाव में परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही बात है। जाते जाते मैं एक बहुत ही गहरे विचार पर बात करना चाहता हूँ। जरा सोचने वाली बात है कि आज हमने जाना कि कैसे बचपन का तनाव हमारे नर्वस सिस्टम को बदल देता है और दशकों बाद मेनोपॉज को प्रभावित करता है। हाँ, जो कि बहुत गहरी बात है। तो आज जो सैंडविच जनरेशन इतना भारी तनाव झेल रही है, क्या ये तनाव सिर्फ उनका अपना स्वास्थ्य बिगाड़ रहा है, या हम अनजाने में इस तनाव को अपने डीएनए के जरिए अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या तनाव सिर्फ एक मानसिक स्थिति है, या ये एक ऐसी शारीरिक विरासत बनती जा रही है जिसे हमें आज ही रोकना होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं।